हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का जो सेकंड चैप्टर है वो कवर करेंगे, जिसका कि नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, और इस चैप्टर से आपके सीटेट के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सूक्ष्म जीव होता क्या है। ठीक है, ऐसे जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, बिना किसी यंत्र के माध्यम से नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, और जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो आपका जीवाणु हो गया। ठीक है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, इन 4 वर्गों में सूक्ष्म जीवों को बांटा गया है। अब बात करते हैं कि जीवाणु के अंतर्गत कौन कौन से वो सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, तो जीवाणु में आते हैं आपके स्पाइरल। ठीक है, जीवाणु में आपके 2 तरह के आ जाएंगे सूक्ष्म जीव, जो कि स्पाइरल होंगे, मतलब कि स्प्रिंग के आकार के होते हैं। ठीक है, और एक आ जाएंगे आपके छड़नुमा। ठीक है, जो कि सीधी एक छड़ के समान होते हैं। ठीक है, तो ये आपके जीवाणु हो गए। ठीक है, अब कवक की बात कर ली जाए तो कवक में जो है आपका आ जाएगा पेनिसिलियम, जिसका कि प्रतिजैविक बनाया जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षी, जो कि टीका वगैरह बनाने में कार्य करता है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा पेनिसिलियम। और सेकंड हो जाएगा एस्परजिलस। ठीक है, कवक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एस्परजिलस हो जाएगा। और फिर होगा आपका थर्ड में राइजोपस। ठीक है, तो ये 3 आपका कवक का हो गया। ठीक है, और राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, आप सभी इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो अमीबा आ जाएगा आपका प्रोटोजोआ के अंतर्गत। अमीबा का स्ट्रक्चर एक सा नहीं रहता है, वो कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, इस टाइप का। ठीक है, और सेकंड आपका आ जाएगा पैरामीशियम। ठीक है, जो कि आपके प्रोटोजोआ है। ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम। पैरामीशियम में की आकृति कैसी होती है? तो चप्पल के आकार की होती है। ठीक है, स्लीपर के आकार की पैरामीशियम की आकृति होती है। ठीक है, इस टाइप की आपकी ये पैरामीशियम की आकृति होती है। आगे देखते हैं, फिर है आपका शैवाल। ठीक है, शैवाल के अंतर्गत क्या कौन कौन सा आ जाएगा? तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा ये आपका शैवाल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपके एनसीईआरटी की बुक से लिया गया। आगे देखते हैं अपघटन। अपघटन जीवाणु किसे कहते हैं? देखते हैं, दिया गया है कार्बनिक अपशिष्ट जैसे कि सब्जी के छिलके हो गए। ठीक है, मृत जंतुओं के अवशेष हो गए, विष्ठा आदि हो गया। इन सभी का जो अपघटन है सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा होता है इन सभी का अपघटन। सूक्ष्म जीव जो है मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, और फिर है पर्यावरण के शुद्धिकरण में जो सूक्ष्म जीव जो है काफ़ी उपयोगी होते हैं, उसी के बारे में हम नेक्स्ट देखेंगे। पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े गले पौधे जो होते हैं, मरे हुए जीव जो होते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोग भी उत्पन्न करते हैं, कई तरह के रोगों का कारण भी बनते हैं। ठीक है, यह जो है यह दुर्गंध युक्त पदार्थ पुनः अन्य पौधे एवं जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपयोग कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूक्ष्म जीवों का उपयोग हो गया। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका विषाणु। विषाणु क्या होते हैं? ठीक है, जिसे कि वायरस भी कहा जाता है। तो विषाणु जो होते हैं वे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये भी एक सूक्ष्म जीव ही हैं विषाणु जो है, क्योंकि यहाँ पे 4 बताया गया है, आपने देखा है यहाँ पे 4 बताए गए हैं। कौन कौन से? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, और ये जो विषाणु होते हैं वो अलग तरह के सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो यहाँ पर दिया गया है विषाणु जो है वो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से काफ़ी भिन्न होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। ठीक है, परपोषी होने का मतलब कि वो किसी दूसरे
जीवों के माध्यम से ही या फिर उनके अंदर में ही जा कर के गुणन कर पाते हैं। और उनके मतलब जो जब वो स्वतंत्र शरीर मतलब शरीर के बाहर रहेंगे, अपने पोसी बॉडी के अंदर में नहीं रहेंगे, तब तक वो मृत अवस्था में या फिर शांत सुषुप्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ लेते हैं। परपोषी में ही जो है गुणन करते हैं और शरीर के बाहर यह एक निर्जीव अवस्था में होते हैं। ठीक है, अर्थात शरीर के बाहर यह निष्क्रिय होते हैं और शरीर में प्रवेश करते ही ये सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये आपके विषाणु होते हैं। विषाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? तो आपका जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स हो गया, खांसी हो गया आदि इस तरह के जो होते हैं रोग जो होते हैं आपके विषाणु से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रवत सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। वे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ठीक है, जिनका उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, मित्रवत सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। जैसे कि दूध से दही बनाने में हो गया, आपका ब्रेड वगैरह बनाने में हो गया, इन सभी में सूक्ष्मजीवों का ही तो यूज़ किया जाता है। तो ये आपके मित्रवत सूक्ष्मजीव हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे में देखते हैं जैसे इनका उपयोग दिया गया है। उपयोग जो है दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में किया जाता है। किसका उपयोग? सूक्ष्मजीवों का। ठीक है, नाम भी आगे हम देखेंगे। ठीक है, तथा प्राचीन काल से ही सूक्ष्मजीवों का जो है उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जा रहा है। ठीक है, ईस्ट का प्रयोग जो है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। आगे हम देखेंगे लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या होते हैं। लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित करने का एक जीवाणु है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। छोटी छोटी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं यहाँ पे। फिर देखते हैं ईस्ट। ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है। ठीक है, ईस्ट एक तरह का कवक ही है। ठीक है, जिसका उपयोग जो है ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ठीक है, ईस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। ठीक है, और प्राचीन काल से ही इसका उपयोग जो है किस में किया जा रहा है? अल्कोहल बनाने में। किसका? ईस्ट का। आगे देखते हैं ईस्ट जो है श्वसन भी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जीवित अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं? तो ये जो करते हैं ईस्ट जो है अपने श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है ईस्ट जो है श्वसन के दौरान कार्बन डाई गैस को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण जो है ब्रेड एवं इडली जो है फूल जाती हैं। ठीक है, इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं किण्वन क्या होता है। किण्वन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फलों के रस से जो है अल्कोहल या शराब बनाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है ईस्ट प्राकृतिक शर्करा का जो है निम्नीकरण करके अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, प्राकृतिक शर्करा बदलती है इसमें। किण्वन प्रक्रिया कहलाती है पूरी की पूरी। ठीक है, अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, आगे देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। ठीक है, ऐसी औषधि जो जीवाणुओं के वृद्धि को रोक देती है या उन्हें समूल नष्ट कर देती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, तो ये आपकी एंटीबायोटिक्स हैं। आगे देखते हैं पेनिसिलिन। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी और किसने की थी? तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है, आगे है शिशु एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने के लिए यह टीका लगाया जाता है। ठीक है, किसका? पेनिसिलिन का। आगे देखते हैं हैजा, क्षय आदि बीमारियों को टीके के द्वारा जो है रोका जा सकता है। सूक्ष्मजीवों द्वारा फैलने वाले रोगों को एक संक्रमित व्यक्ति से जो है वायु के माध्यम से, जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से या फिर कायिक संपर्क आसपास मतलब बैठने से, ठीक है, इसके द्वारा क्या होते हैं? फैलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहा जाता है। जैसे कि आपका हैजा हो गया, खांसी हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है 78% में उपस्थित होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसे। आगे देखते हैं राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें से ये एक है। ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु। ये क्या करता है? वायुमंडल से नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। ठीक है, ये जीव जो है मृदा की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं। आगे देखते हैं मृदा में नाइट्रोजन का जो है ये संवर्धन कर देते हैं। कौन? राइजोबियम जीवाणु। ठीक है, नाइट्रोजन का संवर्धन करते हैं और उनकी उर्वरकता में वृद्धि होती है। ठीक है, किसकी उर्वरकता में? मिट्टी की उर्वरकता में।
और इसमें सहयोग कौन करते हैं, नीले हरे शैवाल भी एक तरह के सहयोग करते हैं। आगे देखते हैं संचरणीय रोग। संचरणीय रोग क्या होता है, संचरणीय रोग का मुख्य कारक जो है घरेलू मक्खी होती है, ठीक है। मलेरिया रोगों का वाहक जो होता है क्या होता है, मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। मादा एनोफ्लीज मच्छर जो होता है वह आपका मलेरिया रोग का वाहक होता है, ठीक है। जितने भी मच्छर ब्लड को चूसते हैं, ठीक है, वो सभी मादा ही होती हैं, ठीक है। लेकिन जो नर मच्छर होते हैं वो फूलों का रस चूसते हैं, ठीक है। बाकी वो खून वगैरह नहीं चूसते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं डेंगू के जो वायरस होते हैं उसके वाहक कौन होते हैं, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर ही होती है, ठीक है। मतलब ब्लड चूसने वाले जितने मच्छर होंगे सब आपके मादा ही है, ठीक है। और वो नर नहीं हो सकते, नर जो है फूलों का रस चूसते हैं, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं खाद्य पदार्थों का संरक्षक कैसे किया जाता है, परिरक्षक के द्वारा, ठीक है। देखते हैं नमक और खाद्य तेल जैसे रासायनिक पदार्थों का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक दिया जाता है, ठीक है। एवं लंबे समय तक के लिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सामान्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अतः इन्हें क्या कहते हैं, परिरक्षक कहते हैं। अब आगे देखते हैं पाश्चरीकरण। पाश्चरीकरण में क्या होता है, तो दूध को इस प्रक्रिया में, पाश्चरीकरण की प्रक्रिया में दूध को 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है, 70 अंश सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए जो है गर्म करते हैं। फिर एकाएक उसे ठंडा भी कर देते हैं और फिर उसका क्या कर लिया जाता है, भंडारण कर लिया जाता है। ऐसा करने से जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि जो है रुक जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकरण, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, ठीक है, या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देगी, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देगी, वही आपकी क्या हो जाएगी, प्रतिजैविक एवं एंटीबायोटिक्स होगी, ठीक है। प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, ठीक है, उनका कोर्स भी पूरा करना चाहिए, अन्यथा अगली बार जो होती है प्रतिजैविक जो दवाइयाँ होती हैं वो उतनी ज़्यादा असरदार नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए दवाइयों को पूरा कोर्स लेना चाहिए। आगे देखते हैं जीवाणुओं का उपयोग किस में किया जाता है, जीवाणुओं का उपयोग, जीवाणुओं का उपयोग जो है औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरकता की वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका राइजोबियम जीवाणु जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काफ़ी मददगार होता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रतिजैविक। प्रतिजैविक देखते हैं, एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली क्या है, प्रतिजैविक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणुओं से क्या किया जाता है, उत्पादित किया जाता है, ठीक है। फिर है पेनिसिलिन नामक जो है फफूंद से पेनिसिलिन नामक एक एंटीबायोटिक्स बनाई जाती है, ठीक है। और इसकी खोज वगैरह के बारे में पढ़ ही चुके हैं कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ठीक है। प्रतिजैविक का उपयोग, कुछ प्रतिजैविकों का उपयोग जो है किस में किया जाता है, पौधों के रोग का नियंत्रण करने में, और पशुओं के लिए भी प्रतिजैविकों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। पशुओं की बीमारी के लिए और पौधों की बीमारी के लिए भी प्रतिजैविकों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दिया था आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, जितना दिया था उतना बताया जा रहा है। वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों को शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। वैक्सीन क्या करती है, प्रतिरक्षात्मक तंत्रों को मजबूत करती है, ठीक है, प्रतिरक्षियों को बढ़ाती है, ठीक है, जिससे जो है पोलियो, क्षय, चेचक, हेपेटाइटिस आदि जो है वैक्सीन का टीका बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं शिशुओं एवं बच्चों के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए टीका लगाया जाता है। हैजा, क्षय आदि बीमारियों को जो है टीकों के द्वारा जो है रोका जा सकता है, ठीक है।
इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को दसों 15 टीका लगते हैं, ठीक है। एक बार में 3-3 टीके लगते हैं। आगे देखते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियाँ क्या कौन कौन सी हैं। सिंपल सी बात है कि रोग उत्पन्न करते हैं मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव जो हैं भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं, ठीक है, मतलब खराब कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। संक्रमण जो होता है, संक्रमण होने पर सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्यों या फिर जीवों में भी रोग पैदा करते हैं, ठीक है, संक्रमण के माध्यम से। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप सभी कोरोना को जानते ही हैं, ठीक है, ये सभी ने झेला है। आगे देखते हैं, मादा एनोफ्लीज और एडीज मच्छर जो है कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम एवं डेंगू वायरस के वाहक होते हैं, ठीक है। इन जीवों से जो है मलेरिया एवं डेंगू होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एंथ्रेक्स जो होता है और मनुष्यों एवं मवेशियों में होने वाला जो है भयानक रोग है, जो कि किसके माध्यम से होता है, जीवाणुओं के माध्यम से, ठीक है। गाय में खुर और मुंह का रोग जो होता है वह भी किसके माध्यम से होता है, वायरस के माध्यम से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अनेक सूक्ष्म जीव जो होते हैं गेहूँ, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में जो है रोग के कारक होते हैं, ठीक है। रोग के कारण फसल की जो है उपज में कमी आ जाती है, ठीक है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और यह भोजन को विषाक्त कर देते हैं, मतलब कि जहरीला कर देते हैं। आगे देखते हैं, मच्छर से फैलने वाले रोगों के उपाय, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, हमें जो है पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, ठीक है। इकट्ठा हुए पानी पे क्या किया जाना चाहिए, मिट्टी का तेल एवं पेट्रोल का छिड़काव किया जाना चाहिए और अपने आसपास के जगहों को क्या किया जाना चाहिए, साफ रखना चाहिए, ठीक है। तो इससे जो है मच्छर जो है दूर होंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं पनपेंगे। आगे है, टाइफाइड रोग का संचरण कैसे होता है, तो इसका संचरण जो है जल के द्वारा होता है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। हैजा रोग का संचरण किसके द्वारा होता है, इसका संचरण जल भोजन के द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ऊपर में पढ़ाया जा चुका है तो यहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं बताऊँगी, आप सभी को आंसर बताना है, ठीक है। देखते हैं किसको कितना आता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, इतना मैं पढ़ देती हूँ। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्कोहल हो गया आपका, और हो गया ईस्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, और बाकायदे क्वेश्चन नंबर वाइज आंसर देना है, ठीक है, ये नहीं कि कैसे भी दे देना है या फिर एक क्रम में दीजिएगा तो समझ जाएंगे। फिर है आपका ये, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है, चीनी के उत्पादन में, ऑक्सीजन के उत्पादन में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर अल्कोहल के उत्पादन में, ठीक है। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है, ड्रैगन मक्खी, घरेलू मक्खी, चींटी या फिर मकड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है उष्णता, वाष्पन, ईस्ट कोशिका की वृद्धि या फिर मढ़ने के कारण, ठीक है। तो ये कोई ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होता है इसका आंसर। डेंगू के वायरस का वाहक कौन है, मादा एडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफ्लिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपकी वीडियो और आपका ये 8 क्लास का जो सेकेंड चैप्टर है, सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, वो यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम करेंगे थर्ड चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।